नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको यूक्रेन और रशिया की ही बात यहां पर बता देते हैं, क्योंकि लगभग 20,000 जो छात्र हैं वो भारत के यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, जो काफी तरीके से आप देखिए भारत सरकार तो काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के भी लगभग 200 छात्र जो हैं वो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, अभिभावक काफी परेशान हैं, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। इस वक्त सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। यूं अगर कश्मीरी कहते कि कच्चा मेरा मकान है कुछ तो लिहाज कर, वो मौसम के मिजाज को, बर्फ को और सड़कों पे जमे पानी को देख के कह ही सकते थे। लेकिन इस वक्त बात यह कि वो यूक्रेन कह रहा होगा, क्योंकि यूक्रेन पे जिस हिसाब से रूस चढ़ दौड़ा है उसके बाद का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसके बाद बताया जा सकता है कि ये छोटी जंग अगर होती है तो ठीक है, अगर बढ़ गई तो बात बहुत दूर चली जाएगी। ये बात कहते हैं कि अमेरिका तक पहुंचेगी, और अमेरिका के आसपास 30 मुल्क हैं, और फिर आते आते एशिया में चीन, पाकिस्तान और फिर ईरान से होते हुए कहीं और चली जाएगी। और फिर नतीजा क्या होगा वो आज सुबह ही मालूम हुआ, जब स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हुआ, और इस तरह से गिरा कि अंदाजे लगाए जाते हैं कि बड़ा वक्त लगेगा स्टॉक मार्केट को वापस उठने में। दुनिया की इकॉनमी कोविड ने मार रखी है, और उसके बाद अब जो ये सूरत हाल बनती है तो कहते हैं कि भुखमरी दुनिया में हो सकती है। अफवाहें और अमवात, ये दोनों का सिलसिला जंगों में चलता रहता है, और अगर जंग हो जाती है तो अमवात किस हिसाब से होंगे उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जब दो बेल बराबर की टक्कर के हों तो उसमें बहुत सी झाड़ियां और दूसरे पौधे हैं वो आ ही जाते हैं। लेकिन एक और मामला है, वो है कश्मीरी का। हर बार कहीं न कहीं कश्मीरी फंस ही जाता है, और यूक्रेन भी जा फंसा है। अब की बार खबरें आ रही हैं कि 200 के करीब कश्मीरी भी यूक्रेन में फंसे हैं, और कल रात 8:30 के बाद उनका राब्ता अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से खत्म हुआ है। साफ जाहिर है जब वहां बम गिरे होंगे तो वहां IT का सेक्टर भी बर्बाद हुआ होगा, तहस नहस हुआ होगा, और उसके बाद राब्ते होने नामुमकिन या मुश्किल बात जरूर है। और इसी को लेकर जम्मू कश्मीर की इंतजामिया से लेकर दिल्ली तक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बराबर यूक्रेन में सभी मामलात पर नजर रखी है, और बताया जाता है कि जो सूरत हाल बनती है उसमें कश्मीरी को निकालने की कोशिश की जाएंगी। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे सांबा, और सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो दिखा देते हैं। सांबा के इंडस्ट्रियल फेज सेकंड में आज संदिग्ध परिस्थितियों में एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। बताते चले कि उस बच्चे की मां और बहन की भी हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया है ये सांबा जिला के इंडस्ट्रियल फेज सेकंड से सामने आया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक माइग्रेंट लेबर का जो परिवार है वो सेकंड फेज में ही रहता है, और बच्चे के जो पिता है वो एक निजी फैक्ट्री में काम करते हैं, और फैक्ट्री के पास ही उनका एक घर है, वहीं पर वो रहते हैं। और जो हमें जानकारी पुलिस के अनुसार मिल पाई है, जो डॉक्टर से हमें जानकारी मिल पाई है कि इस परिवार की बात करें तो परिवार ने इकट्ठे जो वो कल रात को खाना खाया, और खाना खाने के बाद अचानक बच्चे की तबीयत जो वो बिगड़ जाती है, और बच्चा काफी क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद बच्चा दोबारा से स्थिर हो जाता है, तो परिवार सोचता है कि बच्चा ठीक हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सुबह जब दोबारा से बच्चे की हालत बिगड़ी तो बच्चे को परिवार ने जो है यहाँ जिला अस्पताल सांबा में इलाज के लिए लाया, और उसी के चलते हैरान करने वाली बात यह रही कि बच्चे की जो मां है और जो उसकी बहन है उनकी भी अचानक तबीयत जो वो बिगड़ने लगी। लेकिन जैसे ही जिला अस्पताल सांबा में बच्चे को इलाज के लिए लाया तो डॉक्टर्स ने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया, और वहीं जो बच्चे की बहन है 8 वर्षीय और मां, उनकी भी हालत अभी लगातार वहां पर क्रिटिकल बनी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि बच्चे का जो शव है वो मॉर्चरी सेक्शन में शिफ्ट कर दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन जो हमें जानकारी मिल पाई है, जिस तरह से इस बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, तो कोई जहरीली चीज खाने से जो वो मौत हुई है, यानी हो सकता है कि कोई फूड पॉइजनिंग का मामला हो, या इंसिडेंटली कुछ ऐसा हुआ है, या एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हुआ है। इसको लेकर तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ बातें सामने आएंगी उसी से पता चलेगा, और उसी के साथ साथ डिपेंड करता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर कि बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। जब तक रिपोर्ट आएगी तो उसी में तथ्य जो वो सामने आएंगे, मौत के कारण जो वो पता लगेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जहरीली चीज खाने से जो है ये मृत्यु हुई है। जो सूत्रों के
हवाले से हमें पता चल पा रहा है, जो डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है या कोई जहरीली चीज खाने में गिर गई है। इस तरह से कुछ अलग अलग तरह की जो वो बातें सामने आ रही है। लेकिन एक दुखद समाचार है कि जिस तरह से इस 5 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है, जिसका नाम प्रिंस बताया जा रहा है, और मां का नाम बताया जा रहा है शारदा देवी, जो कि 34 वर्षीय है, जो क्रिटिकल कंडीशन में है। उसी के साथ साथ इस प्रिंस की जो बहन है 8 वर्षीय, वो भी उसकी हालत भी कहीं ना कहीं क्रिटिकल बनी हुई है। बच्चे के पिता फिलहाल ठीक है, अभी वो कुछ बताने की या कुछ बोलने की हालत में नहीं है, वो काफ़ी सदमे में है। लेकिन एक बड़ा ये दुखद समाचार सांबा से सामने आ रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल फेज सेकंड में ये पूरी जो घटना है ये हुई है। लेकिन हमें ये भी पता चल पाया है कि बच्चे के परिवार ने कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही भी कर दी है कि जब उनको पता चला कि बच्चे की हालत बिगड़ रही है, लूज मोशन का हवाला दिया जा रहा है कि उसको शुरू हो गए, और माँ और बहन को भी शायद वॉमिटिंग आना शुरू हो गई, तो वो शायद घर पर उन्होंने काफी डिले कर दिया, देरी कर दी, जिसके चलते जब तक उसे अस्पताल में लेकर जाया जाता बच्चे को, तो उसकी वहां पर मौत हो गई। डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। तो अब पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, और उसी के साथ साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि क्या कुछ रिपोर्ट ये कहती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जहरीली चीज खाने से या फूड पॉइजनिंग की वजह से ये पूरा जो मामला है ये सामने आया है। फिलहाल के लिए ऋषि जुड़िया, जगन24/7 न्यूज के लिए। अब आपको लिए चलते हैं गुलमर्ग, और गुलमर्ग में आप देखिए बर्फबारी का सिलसिला जिस तरह से शुरू हुआ था, आम जनजीवन काफी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी परेशानियां यहां पर झेलनी पड़ी। आदिल क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से आम जनता परेशान है, देखिए। रात शीन पे गिलास फल अगर ये नीरित या कांच फल ये नीरित अमे गे नुकसान, मगर यह बड़ फायदेमंद जमींदार खतर क्या फल गई पात, फसल पैदावार बन, गिलास नेर असल, सूट त बन असल, दान फसल त बन असल, सब बन, सोरे कम बन असल, तो सोरे गो यह असल, क्या यह पे सठा फायदेमंद असल जमींदार खतर गो यह बड़ कर बच्चे जमींदार दिवान फसल पैदावार बन अमे सत असल, क्या अत मे शुक्र गुजार रोजन, खुदायन कर यारी, यह शीन लाव पे अमे सत गो फायदे। रात शीन पे अमे सहूलियत, अमे गो नेर टोट कुलन, अमे गई पत गिलास फल नीर, बादाम फल नीर, फल नीर अमे सत अगर ये शीन गे कम अमे सत ये पे असल यह पे शीन अमे गई सहूलियत, अमे गो रेत लगभग पत, खास कर जमींदार खतर पे असल यह शीन फायदेमंद, अमे सत अगर शीन पे अमे वात नुकसान, यह शीन पे खास कर असल सान खतर अमे सत वात फायदे असल। शीन पे गो वारिया असल गो यह, अगर एक तरफ सख्ती आई बेक तरफ आराम चाहे जमींदार आव आराम अमे सत शीन पे सत गो वारिया असल शीन पे, एक तरफ अगर सख्ती आई बेक तरफ यह आराम क्या जमींदारी हवाले क्या मतलब शीन वारिया असल शीन पे कुलियन खतर जमीन वारिया असल पे वारिया असल। वादी कश्मीर में कल से हुई बर्फबारी ने अगरचे यहाँ पर आम जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। वही अगर हम जिम्मेदारी के हवाले से बात करेंगे तो हमने आज जो यहाँ के लोकल फार्मर्स से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। अगरचे वक्त पर बर्फबारी से यहाँ के फसलों और या मेवाजात को जो है इससे फ़ायदा मिलेगा, वही दूसरी ओर लोगों को जो है मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। उम्मीद करेंगे कि वादी कश्मीर में जल्द जल्द मौसम में कदर बेहतरी आए ताकि यहाँ के आम लोगों के साथ साथ ज़मींदारों को भी फ़ायदा मिल सके। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए अब आपको पुलवामा लिए चलेंगे, और पुलवामा में रोड क्लियरेंस का जो काम चल रहा था, कहीं हद तक यहाँ आम जनता जो है वो खुश नजर आई है, आभार जताती हुई नजर आई। पुलवामा से हमारे संवाददाता मुजम्मिल क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, दिखा देते हैं। मैं टाउन में ही रहता हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रोड सारा क्लियर हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पुलवामा ने सारा रोड क्लियर कर दिया है। यहाँ तक कि बिजली की बात है अभी वो बहाल नहीं हुई है। तो हम एक शुक्रगुजार जी मौको रोड क्लियर तो बिजली गई में बहाल किया। गुजारिश करा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा के करो बिजली जल्दी बहाल। बात एमरजेंसी सतन तम गई सारी रोड क्लियर, एम्बुलेंस पकान आराम सान। शुक्रगुजार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा पुलवामा
बिल्कुल, अगर साउथ कश्मीर पुलवामा की बात की जाए तो वहाँ पे भी यहाँ पे कम से कम 1 फुट के करीब बर्फ गिरी है कि जिसमें बहुत सारे ऐसे सुनने में आया है कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि बहुत सारे नुकसानात हुए हैं। और अभी बिजली की बात करें तो बिजली भी अभी बहाल नहीं हुई है। और इसमें बताना चाहेंगे सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह सुबह आज एक लेडी को निकाला गया, जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसको निकाला गया और उसको बिल्कुल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें म्युनिसिपल पुलवामा का बहुत ज़्यादा ताउन रहा। म्युनिसिपल पुलवामा ने आगे आगे जेसीबी लगा के बिल्कुल सड़कों से भी बर्फ जो है वो हटाई जा रही थी और पीछे पीछे उस लड़की को भी लाया जा रहा था और उसको हॉस्पिटलाइज पहुंचाया गया। और उसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो पुलवामा के जो रोड्स है, जो मेन रोड्स है, उनको क्लियर किया गया है, लेकिन जो लिंक रोड्स कहीं है उनको साफ करने की बिल्कुल अभी अशद ज़रूरत है, लेकिन अभी पूरे साफ नहीं हुए हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें बिल्कुल बड़ा ताउन रहा। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल हॉटलाइन इस पर बैठी है, उन्होंने अपने हॉटलाइन नंबर्स दिए हैं, उसमें बिल्कुल लोगों की सहायता पे बैठे हैं कि अगर कहीं पे भी कोई अनहोनी का खतरा हुआ तो उनसे रब्ता किया जाए, ताकि जो वहीं पे बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन मौके पे पहुंचे ताकि उनकी सहायता हो जाए। और उसी के साथ आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहेंगे कि अभी एक लेडी को लाया गया जो आरिहल पुलवामा की जो लित्र का एरिया है वहाँ से जो हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया और वो उनके ऊपर बताया जा रहा है कि उनके ऊपर जो मकान है, शेड है, वो गिर गया है, उसमें वो जख्मी हालत में उनको हॉस्पिटल पुलवामा पहुँचाया गया। चलिए अब आपको लिए चलते हैं डोडा और डोडा से दिखा देते हैं कि पीएचई के भी और पीडीडी और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के जो डेली वेजर्स हैं वो किस तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। मिनिमम वेजेस एक्ट को मद्देनजर रखते हुए वो डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। वसीम गत्तू जुड़ रहे हैं, देखिए। अभी हम ठीक पीएचई ऑफिस डोडा में हैं और फिर से यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से आपको बताऊं कि 61,000 के आसपास सारे डेली वेजर हैं जो अपनी डिमांड्स को लेकर काफ़ी सालों से सड़कों पे हैं। और आर&बी डिपार्टमेंट है वो भी जो इनके साथ जो है सपोर्ट में उतरा हुआ है। जो भी डेली वेजर आर&बी डिपार्टमेंट के हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं। थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से आज आप प्रोटेस्ट यहाँ पे फिर से कर रहे हैं, हाल ही में आपने जम्मू में प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पे आपको लाठीचार्ज किया गया, क्या बताना चाहोगे? बहुत अफसोस की बात है कि हम प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं इसी अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम किसी से कोई गाड़ी बंगले नहीं मांगते। अगर ये अपनी सैलरी 50,000 से 2.5 लाख कर सकते हैं कि अफसोस है इन्हें शर्म नहीं आती कि हमारे लिए हमारी बात आती है तो बोलते हैं हमने जी इनको ऑनलाइन कराया, हमने इनको 2700 दिया। हम 2000 मैं रविंद्र रैना सर से ये बताना चाहता हूँ, हम 2011 में ऑनलाइन हुए हैं और 2017 में हमारी 3300 या 1700 एक्चुअल में वो होना था। वो उस वक्त पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने अगर उस वक्त 2700 किया, कोई एहसान नहीं किया। हम काम करते हैं ग्राउंड पे। अब हमारी यही डिमांड है कि वो मिनिमम वेज एक्ट हम लागू करें, हमारी रेगुलाइजेशन करें और बार बार ये राग अलापना बंद कर दें कि हमें आपको ऑनलाइन कराया। 7 साल हो गए उनको यही बताते हुए कि हमने ऑनलाइन कराया। हाल ही में जब पीएचई डेली वेजर से हमने बातचीत की थी, उन्होंने ये बताया था साफ तौर पे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के घर पे हम जो है एक घेराव करेंगे और पूरी डेट भी दी थी। कुछ टाइम पहले हमने ये चीज़ें दिखाई थी, पर उसके बाद भी कोई बीच का रास्ता नहीं ढूंढा गया। उसके अलावा हमने देखा कि लाठीचार्ज पीएचई डेली वेजर्स पे किया गया। ये सब करनी जो है जितेंद्र सिंह राणा जी की है, गेंद उनके पाले में है। वो चाहे तो 1 सेकंड में कर सकते हैं, सभी उन्हीं पे है। उनके साथ नेगोशिएशन करने के बाद उन्होंने बताया था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद हम करेंगे। रविंद्र रैना सर ने गवर्नर से मुलाकात की, उस वक्त भी बात हुई। और ये मुझे पूरा यकीन है कि जितेंद्र सिंह जब हम गवर्नर जी के पास लेकर गए तो उनने वहाँ पे मीटिंग फिक्स कराई, उनसे साथ नेगोशिएशन हुई। उनने भी बताया कि डीडीसी इलेक्शन के बाद हम कर देंगे। लेकिन जितेंद्र सिंह के पेट में पता नहीं क्या बढ़ पड़ गए कि उन्होंने सोचा कि रविंद्र रैना कहीं सीएम ना बन जाए, मैं पीछे ना रह जाऊं, और उनके सीटीबीटी गवर्नर से साथ लगी और वही रोक रहे हैं। साफ करीब बात है। गवर्नर इंतजामिया को क्या मैसेज होगा? गवर्नर से अभी भी उम्मीदें हैं, दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हो सकता है गवर्नर विकास पुरुष हैं, बहुत संजीदा हैं। उनको वो कोई बच्चा नहीं जो नहीं जानता कि डेली वेजरों की हालत क्या है। उम्मीद है कि गवर्नर साहब हमारे मसले को हल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास हथियार है, हम वो इस्तेमाल करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आज नहीं तो कल से ही वक्त उनका भी। कौन से हथियार आपके पास है?
हथियार हम काम छोड़ हड़ताल, जब वोट की चोट है, काम का पहला नंबर काम का छोड़ है, नहीं तो फिर वोट की चोट है। एक हाथ से लेंगे, दो हाथ से लेंगे। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या और कितने टाइम से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं आप? सर मेरा नाम इरशाद अहमद खान है जी। मैं 18 साल से इस पीएचई डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। तो 18 साल से क्या देखने को मिला? सर क्या देखने को मिला, जैसे कि थे वैसे ही। जब 18 साल पहले मैं यहाँ इस पीएचई डिपार्टमेंट में एंगेज हुआ था, उस दिन मुझे 200 रुपया दिया था, फिर 500 रुपया दिया। फिर 2011 में जो है इन्होंने एक बायोमेट्रिक कराई, जो आज रविंद्र राणा जी कह रहे हैं कि हमने इनको 6700 रुपया दिया। ये उसकी एक बोल है, ये गलत वादे कर रहे हैं, ये एक गलत कॉल है उनका कि जो आवाम में आकर कह रहे हैं कि हमने इनको 6700 रुपया। ये 6700 रुपया अभी मेरे साथी ने कहा कि ये 2011 में हमारी बायोमेट्रिक की है, वो पीडीपी और बीजेपी सरकार ने की है। लेकिन अफसोस है आज की सरकार का, जिसमें हमारे सबसे पहले जो है आला कुर्सी पर इस वक्त बैठे हुए हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी, और उसके बाद हमारे यहाँ चुने हुए एक नुमाइंदे हैं जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा हैं, वो इस वक्त आला कुर्सी पे बैठे हैं। उन्हें नजर नहीं आता कि जिस वक्त उन्होंने जम्मू कश्मीर या इस उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट लिया था, धोखाधड़ी से वोट लिया, गरीब आवाम से वोट लिया। उन्होंने एक ऐसा रोल इख्तियार किया कि वो एक जानवर की तरह, जब एक जानवर जो है चिल्लाता है और उसको अपना मालिक जो है घास चरवा देता है, जब उसे दूध लेने की बारी आती है उसे लाते मारता है। वही हालात आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ कर रहे हैं। जिस वक्त उनको वोट की जरूरत होती है उस वक्त लोगों के तले जो है चाटते हैं, और जब कुर्सी पर बैठकर तो हमारी तरफ से जो है नजर मोड़ रहे थे। आज वो कहते हैं कि ये पाप की घंटी है, ये बैकडोर एंट्री है, ये पता नहीं कौन सी डोर की एंट्री है। अरे आप अपने आप को देखो, अपने आप पे मुहासबा कीजिए, अपने आप को जरा वो थर्मामीटर लगाइए कि आप किस डोर से आए हो और किन लोगों ने आपको उस कुर्सी पर बिठाया हुआ है। अगर आप नेक्स्ट, अगर आपको ये ख्वाब है कि हमारा सीएम बने, हमारा पीएम बने, ये ख्वाब आप वो भूल जाएं। हम ये नहीं चाहते। हम आज भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, अभी इनके पास टाइम है, अभी भी हम इस वक्त चिल्लाते हैं। अगर कल हमारे उस मसले को हल करता है, हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है उसको लागू करें। हमारा जो पेंडिंग वेजेस है 70 महीनों के हमारी पेंडिंग वेजेस है। हम भूखे प्यासे हैं, हम कसम पुर्सी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? घर का सर्कल किस तरह से चला रहे हैं आप? सर क्या करेंगे, भीख मांगते हैं इस गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की मांग काम जो करते हैं हम डिपार्टमेंट का करते हैं, खर्चा जो है अपने जमीनों से निकाल कर खाते हैं। जिम्मेदारी भी थोड़ी थोड़ी तो करनी पड़ती है। सुबह शाम हम डिपार्टमेंट का काम करते हैं और दिन को हम अपनी जमीनों में काम करके बसर करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे हम बेटी को पढ़ाएं, उसमें खर्चा लगता है। 6700 रुपए में हमारा बनता क्या है? जब इन्होंने एक मंत्री को, एक एमएलए को 50,000 से लेकर 2-2.5 लाख रुपए का, तो क्या ये 6700 से लेकर हमारी मिनिमम वेजेस जो है उस यूटी को का दर्जा दिया गया है, इस जम्मू कश्मीर को जो यूटी का दर्जा दिया है, क्या हम इस जम्मू कश्मीर में नहीं लागू कर सकते हैं? कुछ लोग इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश कुमार शर्मा है। जगदीश जी, क्या बताना चाहोगे? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है डेली वेजर जो है सड़कों पे देखने को मिलते हैं, लगभग 61,000 के आसपास ये सारे डेली वेजर हैं। किस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर हालात तो हमारे बहुत नाजुक बन चुके हैं, हालात बहुत ही नाजुक है। कोई लेकिन देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। क्या बताएंगे कि कब से हमारे डेली वेजर सड़कों पे हैं, और सड़कों पे ही क्योंकि गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, देख नहीं रही है, हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। क्या बताएंगे कितना जुल्म हो रहा है गरीब जनता पे, गरीब अवाम पे कितना जुल्म हो रहा है। हमारे पास 10 रुपये किराया नहीं होता, अगर हमें ड्यूटी के लिए निकलना पड़ता है 10 रुपये किराया नहीं होता है, वो भी हमें मम्मी या डैडी से 10 रुपये लाने पड़ते हैं। कम से कम गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, सोचनी चाहिए हमारी जेके गवर्नमेंट कि सोचनी चाहिए कि इनके हालात कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, ये कैसे क्या कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और देख नहीं रहे। चलिए जी, गवर्नमेंट को देखना चाहिए जिस तरह से उन्होंने बताया कि। और मैं आपको बताना चाहूँगा पीएचई डेली वेजर्स के अलावा भी इनके साथ जो है R&B डिपार्टमेंट के कुछ डेली वेजर हैं जो इनके हक में उतरे हैं, और सरकार को देखना चाहिए एक ही बार इसका अल्टरनेट निकालना चाहिए। जिस तरह से आए दिन हम देखते हैं कि इनकी डिमांड जो है हमें परमानेंट किया जाए, जो भी इनकी डिमांड है उनको पूरा किया जाए। अब देखना ही होगा कि सरकार इनके लिए किस तरह का कदम उठाती है। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलते हैं, और बड़गाम से एक मांग सामने आई है जहां पर रेल सेवा को पूरी तरह से बहाल करने की बात कही गई। यानी अगर रेल सेवा यहां पर शुरू की जाती है, लोगों को काफी परेशानी से निजात मिल सकती है। बड़गाम से ज़हूर क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, किस तरह से फायदा हो सकता है, देखिए। इस्लामाबाद ट्रेन गई दपान नौगाम टाइम टेबल खबर जमींदार मा थो यूजर तक कर ट्राना त्रोक अस बडगाम नजर अ द्राय योतान यूम शेम यानी ग्राउंड के रेलवे ग्राउंड सोरे आब योत वन बच्चे वच्चे आए मुश्किल में वन ट्रेन इस्लामाबाद गई ट्रेन ग नौगाम तक
रोड अगर ट्रेन ना गए पोंसल ज्यादा गन कहीं वन रेडियस मज वन गए मुश्किल ना पथ गन लायक ना ब्रो दिमो त्रो नौगाम तान अस पे नजर ट्रेन से गन योर मन अगर ये करो हेको ना वो टाइम टेबल पे टाइम टेबल रेल कर यह खस पे फोनस अगर जन अपील यशो कर हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुबह आज नेट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नेटस दिन या फोन कर रेडियो से तो गवा गाड़ी मुश्किल सीनस मज गई रात बाई चांस गई सारी मुसाफिर आसान। मैं 2-3 घंटे हो गए यहाँ पे, ट्रेन नहीं है तो गाड़ियों में भी जाना नहीं पड़ रहा है क्योंकि काजीकुंड में वहाँ पे छोड़ नहीं रहे हैं गाड़ियाँ, तो हमें लगा ट्रेन से जाएंगे तो आसानी हो जाएगी, बट वो ट्रेन भी नहीं है। तो बस यही दरबदरी है, परेशानी है। तो उनसे यही दरख्वास्त है कि मुसाफिर परेशान हो रहे हैं सफ़र में, तो इसलिए मेहरबानी करके हमारा जी ट्रेन सर्विस या गाड़ी कुछ भी, तो गाड़ियाँ भी नहीं छोड़ रहे हैं। काजीकुंड में टनल बंद कर दिए गए हैं तो ट्रेन भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो वही परेशानी है इंसान। देखिए, कल करीब 12:30-1 बजे के आसपास जब बर्फ़ बंद हुई तो हमने अपना स्नो क्लियरिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया। कल हमने करीब अवंतीपुरा से लेके बारामूला तक पूरा ट्रैक क्लियर किया था और आज हमने बारामूला से श्रीनगर तक सवेरे सर्विस स्टार्ट की हैं। अभी 2:30 के आसपास हमने बानीहाल तक भी ट्रैक क्लियर कर दिया है एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट सर्विसेज फ्रॉम बानीहाल बारामूला पूरा। कल हमने रेडियो के माध्यम से भी और टीवी के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन दे दी की थी कि कल जो थी सारी सर्विसेज कैंसिल थी एंड सवेरे हमने सारे जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उनको भी इंफॉर्मेशन दे दिया था कि आज हम बारामूला से श्रीनगर तक इन द डे ऑपरेशंस स्टार्ट करेंगे। एंड बानीहाल का अभी हम सबको इतला दे रहे हैं कि बानीहाल भी आज स्टार्ट हो जाएगा शाम तक। वादी में हाल ही जो बर्फबारी हुई, कल दिन भर जो बर्फबारी चली, तो वादी की वाहिद रेलवे खदमात कल बंद रही। अलबत्ता आज सुबह एक ट्रेन चली जो कि श्रीनगर से बारामूला की तरफ चली और रेलवे हुकाम का यही कहना है कि ट्रैक का जायज़ा लिया जा रहा है। ऑल क्लियर जब हो जाएगा सारा तो उसके बाद ये जो है बानीहाल से बड़गाम तक, बड़गाम से फिर बारामूला तक ये ट्रेन चलेगी और मुसाफिर यहाँ पर खड़े हैं और उनको बहुत सी दुश्वारियों का सामना है। उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द अगर ये ट्रेन खुल जाती तो हमें सफ़र जो है हम अपने मकाम तक पहुँच जाते। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़ोहूर। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। फैजल हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला तो शुरू था ही, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए प्रशासन की तरफ से रोड क्लियरेंस को लेकर कितना काम किया गया। फैजल ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया है, देखिए। मुश्किल पाने पेवान तुलन शीन दुकानदारन यपर पटरी पे तुलान क्या शीन कहीं कह इंतजाम बे क्या हुकूमतस कर अपील कि सर्विस थो तिस कह युथ आसान गया युथ लुकन पकवन लुकन गया आराम। यपर आव कहीं ना रात क्या यह करीबन रात 3 तम सड़क शीन इथे पे पकान ना कह मुश्किलात मार्केट में 4 तो 40 दुकानदार यम बिचार हैंड टू माउथ रात गई प्रॉब्लम तुम वो तुम त्रो ये अमिस कैमरा मैन बस रिक्वेस्ट करान ये चीज तुम मक्का मार्केट हालत यह स्टेट फॉरवर्ड कत बे ईमानदारी हज कत कि म्यूनसिपल श्रीनगर म्यूनसिपलिटी क्या नफर आम तमो कोर सफाई कि बिस्को स्कूल अत तुलुक 10%, अत फुटपाथ लुकन पकने खतर 10%, योर लोग अत टोटल कुनी तुम हेको वो तुम हयु थ्रू कैमरा हयु तुम यमिश पुशन क्या मक्का मार्केट सोरे शीन मक्का मार्केट अंदर तह फुटपाथ सोरे बंद, ना आम पब्लिक हेकान पकित, ना रोजगार पकान मक्का मार्केट दुकानदार। बहुत कमिश्नर सबस मोजबान गुजारिश करान काइंडली तुम वो ये खतर नीव फिलफोर कदम तुल ताकि गरीब गुरबात दुकान इहद रोजगार पकया। देखिए, हमने कल शहर श्रीनगर से सुबह अवल सुबह से ही 7-7:30 बजे से ही शहर में स्नो क्लियरेंस का काम शुरू कर दिया। बाद में इसमें हालांकि इसमें काफ़ी ताख़ीर हुई। जो भी हमारी मशीनरी थी जो हमने पहले हायर की थी वो हमने उनको वापस दी थी। तो बाद में जब हमने कल सवेरे इतनी बड़ी तादाद में बर्फ़ देखी तो हमें वो मशीनरी वापस बुलानी पड़ी और उसमें काफ़ी ताख़ीर हुई और देर रात तक वो ऑपरेशन जारी था। आपने देखा होगा कि देर रात तक हम शहरी श्रीनगर में बर्फ़ हटाने का काम जारी था।
तो अब आप लाल चौक की बात करें तो सिटी सेंटर की, हमने तो पहले मोटरेबल जो रोड्स है उनको ओपन किया बहुत से बाज़ारों में। अब आप फुटपाथ की बात करें कि फुटपाथ पे स्नो अभी है, तो इंशाल्लाह वो देखेंगे। हम पहले जो इससे पहले बर्फबारी होती थी शहर में, इसका एक प्लान बनता था कि बर्फबारी कैसे हटेगी शहर में, जो सिटी सेंटर लाल चौक है उससे जो उधर बर्फ़ होगी तो वह कैसे लिफ्ट की जाए वहाँ। हमने कई बार बर्फ़ को लिफ्ट भी किया है लाल चौक से, और बाज़ाब्ता वो फिर पानी में फेंक देते थे। अब उसी अजना में मैं अभी बात करूंगा अफसरों से। आपने कंप्लेंट लाई है लाल चौक से, मैं अफसरों से बात करके उसका भी अजाला देखेंगे कि उनका क्या करें। कल की शदीद बर्फबारी के बाद जहां श्रीनगर में पूरा निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया था, इलेक्ट्रिसिटी भी गायब थी और ट्रैफिक की नकलो हरकत भी काफ़ी हद तक गायब थी, क्योंकि 2 या 3 बजे तक लगभग सड़कों से जो बर्फ़ नहीं हटाई गई, तो उसके बाद जब बर्फ़ हटाई गई तो उस बर्फ़ को जो है दुकानदारों के सामने रखा गया, जिसकी वजह से दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना आ रहा था और जो उनकी खरीदारी उस पर भी अच्छा खासा असर पड़ रहा था। आज सुबह से हमने देखा कि जो दुकानदार है वो अब खुद जो है वो बर्फ़ अपनी दुकानों के आगे से हटा रहे हैं, उसको सड़क पे रख रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों को भी फिर मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। अगर हम फुटपाथ की बात करें तो आज सुबह से ही फुटपाथ पे जो है बर्फ़ जमी थी, उसके बाद SMC लेकर आज आए, लेकिन उनको कल आना था, लेकिन आज आए तो उन्होंने वो बर्फ़ हटाई और फुटपाथों को जो उसको आमदोरफ्त के लिए खोला गया। अगर हम वाटर लॉगिंग की बात करें तो कई मोतद इलाकों से हमें ये खबरें मौसूल हो रही है कि वाटर लॉगिंग का इशू आ रहा है। इस बीच हमने ये मसले जो है डिप्टी मेयर परवेज कादरी के साथ उठे। उनका कहना है कि हमने कल सुबह से ही अर्ली आवर्स से काम करना स्टार्ट किया था। अगर वाटर लॉगिंग का इशू है तो हम इसके रिलेटेड अपनी हायर अथॉरिटी से बात करेंगे और इस मसले को भी हल करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, JK 24/7 न्यूज़, श्रीनगर। तो फिलहाल आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया को मद्देनजर रखते हुए आज लगातार खबर जो है वो सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, भारत सरकार काम तो कर रही है लेकिन आम जनता में काफी तरीके से परेशानी देखी गई। आम जनता मतलब अभिभावक, जिन लोगों के बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, जिन लोगों के घर वाले वहां पर फंसे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पैनिक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार मुकम्मल तरीके से कदम उठाती हुई नजर आ रही है। इस पर पूरी तरह से नजर रखी गई है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।